अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 9 के ऊपर, जो कि बात करता है इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट के बारे में। यानी कि अभी जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं ट्रिब्यूनल के अंदर वो स्टार्ट नहीं हुई है, अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है और आर्बिट्रेटर जो अभी उसने अपना प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करी है। और इसी दौरान एक को लगता है कि मेरे को एक इंटरिम मेजर चाहिए, मेरे को अभी के अभी बी का जो घर है उसको अटैच करवाना है, बिकॉज अगर बी उस घर को बेच देता है तो फिर उसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे 1 करोड़ रुपए देने के मेरे को। यानी इवन इफ बी के अगेंस्ट डिसीजन आ जाता है स्टिल उसके पास पैसे नहीं बचेंगे मेरे को देने के लिए। तो ए जो है वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि सर आप मुझे एक इंटरिम मेजर दे दीजिए कि आप बी को बोलो कि एक सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो कोर्ट में डिपॉजिट करा दे। सपोज 50 लाख रुपए आप बी को बोलिए कि कोर्ट में आप वो डिपॉजिट करा दो, या फिर ऐसा भी ये बोल सकता है कि आप बी को बोलिए कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बेचे ना। ओके, तो कोर्ट जो है ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है बी को। तो ये सब सेक्शन नंबर 9 में होगा। लेकिन अगर हमारे आर्बिट्रेशन जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाती है, इन दैट केस आप ट्रिब्यूनल के सामने जाओगे, आप कोर्ट के सामने नहीं आओगे फॉर इंटरिम मेजर्स, एंड उसके बारे में हम आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इसके सब क्लॉज 1 के ऊपर, इसको हम रीड कर लेते हैं एक बार। अ पार्टी मे बिफोर or during the arbitration proceedings or at any time after the making of arbitral award, but before it is enforced in accordance with section number 36, apply to the court for the appointment of a guardian for a minor or person of unsound mind for the purpose of arbitral proceedings। यानी कि जो पार्टी है वो कोर्ट के पास कभी भी आ सकती है सेक्शन 9 के अंडर। ओके, अगर सपोज एक माइनर है पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में, तो बस पार्टी ए जो है वो माइनर है, तो आपको पता है कि माइनर सूट को लड़ नहीं सकता है, एक गार्डियन को अपॉइंट करना पड़ेगा उसके। तो इस चीज के लिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन आप सेक्शन 9 में कोर्ट में आ सकते हो। बट यस, आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तब सेक्शन 9 में आप नहीं आ सकते हो। तब आपको जो ट्रिब्यूनल के सामने प्रोसीडिंग चल रही है उसी के पास आपको जाना पड़ेगा, जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है उसी के सामने आपको जाना पड़ेगा फॉर इंटरिम मेजर्स एज वेल। इसका सेकंड बोलता है कि इन कामों के लिए, अभी हम पढ़ेंगे, इन कामों के लिए भी आप कोर्ट के सामने आ सकते हो फॉर इंटरिम मेजर्स। इसका ये बोलता है फॉर प्रिजर्वेशन और इंटरिम कस्टडी और सेल ऑफ एनी गुड्स। यानी कि अगर बी के कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है, ओके, और उसको वो डिस्ट्रक्ट कर रहा है, उसको तोड़ रहा है वो, तो उसकी प्रिजर्वेशन के लिए भी ये जो है कोर्ट में अप्लाई कर सकता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज अगर बी ने उस प्रॉपर्टी को खराब कर दिया पूरा, तो फिर बी के पास पैसे ही नहीं बचेंगे टू पे ए, बिकॉज प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, अब वहां पे कोई वैल्यू नहीं है उस प्रॉपर्टी की। ओके, बी जो सब क्लॉज बी है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ए को लगता है कि बी जो है उसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे आगे जाके उसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे टू पे ऑफ ए, या फिर बी जो है वो अपने सारे पैसे कहीं ट्रांसफर कर रहा है सो दैट अगर डिक्री उसके खिलाफ आती है तो वो जाके कोर्ट में बोल देगा कि भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, दिवालिया हूं मैं, और इसलिए ए जो है कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि आप बी को बोलो कि कुछ सिक्योरिटी अमाउंट कोर्ट में जमा करवा दे। तो ये भी सेक्शन 9 में हो सकता है। अब सी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको डिटेंशन कराना है, प्रिजर्वेशन कराना है या फिर इंस्पेक्शन करानी है प्रॉपर्टी की, तो इन कामों के लिए भी आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो फॉर इंटरिम मेजर्स अंडर सेक्शन 9। इसका डी बोलता है कि अगर आपको इंटरिम इंजंक्शन चाहिए या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कराना है तो फिर भी आप कोर्ट को सेक्शन 9 में अप्रोच कर सकते हो। इंटरिम इंजंक्शन क्या होता है कि फॉर द टाइम बिंग आप बी को चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर काम वो ना करे, तो इस चीज के लिए आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपको जो प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख करने के लिए एक थर्ड पर्सन रिसीवर को अपॉइंट करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हो। एंड रिसीवर एक न्यूट्रल पर्सन होगा जो प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा, वो ये चीज को इंश्योर करेगा कि कोई भी पार्टी
उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय या खराब ना करें। ओके, अब जो ई है इसका, वो बोलता है कि कोर्ट जो है किसी और ग्राउंड के ऊपर भी इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकती है अंडर सेक्शन 9, जो कि जस्ट एंड कन्वीनियंट होंगे। तो अगर कोर्ट को लगता है कि कोई स्पेशल ऑर्डर पास करने से केस पे जस्टिस हो रहा है, तो कोर्ट वो स्पेशल ऑर्डर पास कर सकता है। अब इसमें सब क्लॉज 2 भी गिवन है। इसमें हमको 90 डेज का टाइम पीरियड दिया हुआ है। ओके, आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि जो टाइम पीरियड्स हैं ये रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। अमेंडमेंट्स आर्बिट्रेशन एक्ट में बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आते हैं, एंड दैट इज वाई आप हमेशा सबसे न्यू वेयर एक्ट जो है वही परचेज करना, एंड उसमें आपको एक्यूरेट टाइम मिलेगा। अब इसको हम अभी रीड कर लेते हैं जो अभी के हिसाब से है। Where before the commencement of arbitration proceedings, a court passes an order for any interim measures of protection under subsection 1, the arbitration tribunal shall be commenced within a period of 90 days from the date of such order. Okay. अभी जो 90 डेज का टाइम पीरियड गिवन है, ये आगे जाके 30 डेज भी हो सकता है। ओके, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना। इसमें एक चीज बोली है कि जब कोर्ट ने सेक्शन 9 में कोई भी इंटरिम ऑर्डर दे दिया, तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं उसको स्टार्ट होना पड़ेगा। यानी आर्बिट्रेटर जो है उसको प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करना पड़ेगा विद इन 90 डेज। अब जिसका सब क्लॉज 3 है वो यही बोलता है कि अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, देन आप सेक्शन 9 में कोर्ट के पास नहीं आओगे, आप फिर सेक्शन नंबर 17 में जाओगे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास टू सीक इंटरिम measures, okay, interim relief। अब हम आते हैं इसके चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। ओके, इसमें कुछ बेसिक से रूल्स गिवन है हमें जो कि हमको पता होने चाहिए फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वैसे भी इनकी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस एक्ट। सेक्शन 10 पे हम आते हैं। हम ये बोलते हैं कि पार्टीज डिसाइड कर सकती है कि एक केस में एक उनके बीच में जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें कितने आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होंगे। अगर पार्टीज डिसाइड करती है कि हमको 5 आर्बिट्रेटर्स चाहिए अपने केस में, तो 5 हो जाएंगे अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स। अगर पार्टीज डिसाइड करती है कि हमको 3 ही चाहिए, तो फिर 3 हो जाएंगे। पार्टीज अगर डिसाइड करती है कि एक ही चाहिए, हमको 16 आर्बिट्रेटर चाहिए, तो फिर एक ही आर्बिट्रेटर जो है अपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन अगर पार्टीज ये डिसाइड करती है कि इस केस में हमको 4 आर्बिट्रेटर्स चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इवन नंबर में आप आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट नहीं करवा सकते हो। ओके, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि 2 आर्बिट्रेटर्स बोले एक बात एंड 2 बोले दूसरी बात, तो इस केस में फिर डिसीजन जो है फाइनल आएगा ही नहीं, टाइम बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए इसमें सब क्लॉज 1 में बोला गया कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं वो आप कितने भी अपॉइंट करवा सकते हो, बट नंबर ऑड होना चाहिए, यानी 1, 3, 5, 7 इवन नंबर नहीं होना चाहिए। जो इसका सब क्लॉज 2 है वो बोलता है कि अगर पार्टीज डिसाइड नहीं कर पाती है कि इस केस में उनको कितने आर्बिट्रेटर्स चाहिए, उस केस में हम 16 आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देंगे, यानी एक सिंगल ही आर्बिट्रेटर होगा उस केस में। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 11 के ऊपर, जो कि बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में। इसमें आपको कुछ चीजें समझनी है, वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब सेक्शन 11 में बोलते हैं कि अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी मे बी अपॉइंटेड एन आर्बिट्रेटर। तो जरूरी नहीं है कि जो आर्बिट्रेटर हैं वो इंडियन ही हो, वो किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, वो यूके के भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकते हैं, किसी भी कंट्री के हो सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इंडिया के ही होने चाहिए। लेकिन ये आप देखोगे बाकी जगहों पे, अगर आपको जज बनना है या अगर आपको कोई भी पब्लिक पोस्ट होल्ड करनी है, तो वहां पे यू विल हैव टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपको जस्ट फॉर रेफरेंस बता रहा हूँ मैं, ये जो आपको चीज़ बताई मैंने अभी, ताकि आप ये चीज़ दिमाग में रख सको कि आर्बिट्रेशन एक्ट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब इसका सब क्लॉज 2 ये बोलता है कि पार्टीज ये डिसाइड करेगी कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका
प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कौन से लैंग्वेज में होनी चाहिए, किस जगह पे होनी चाहिए, यू नो, एंड सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगी, यानी कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा, इंडिया का लॉ अप्लाई होगा, यूएस का लॉ अप्लाई होगा, यूके का अप्लाई होगा, ये पार्टीज खुद डिसाइड कर सकती है। ओके, अब जो इसका क्लॉज 3 है वो ये बोलता है कि अगर सपोज पार्टीज जो हैं उन्होंने ये चीज डिसाइड करी भी है कि हम 3 आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेंगे, 3, तो ये किस तरह से अपॉइंट होंगे। यहाँ पे पार्टी ए जो है वो एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगी, बी जो है वो दूसरे को करेगी, एंड ये जो दोनों आर्बिट्रेटर्स हैं ये मिलके थर्ड को अपॉइंट करेंगे। ओके, तो एक तो दोनों पार्टीज करेगी, एंड उसके बाद जो दोनों आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि थर्ड कौन होगा। ओके, अब हम आते हैं सब क्लॉज 4 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर जो हमारे आर्बिट्रेटर हैं वो सही तरीके से अपॉइंट नहीं हो पाते हैं, यू नो, अगर 2 आर्बिट्रेटर्स जो अपॉइंट हो चुके हैं वो तीसरे को नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो पार्टी है वो 30 दिन के अंदर अंदर डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आर्बिट्रेटर कौन होगा, इन दैट केस आप सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच करोगे। अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है तो आप सुप्रीम कोर्ट को करोगे, एंड अगर डोमेस्टिक है तो आप हाई कोर्ट को करोगे। एंड ये जो कोर्ट्स हैं ये फिर एक आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट के पास जाएगी और उनको बोलेगी कि आप एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करिए। ओके, अब जो इसका सब क्लास 5 से लेके 12 है उसका यही एसेंस है कि जो भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा इंस्टीट्यूट के द्वारा वो क्वालिफाइड होना चाहिए, वो बायस नहीं होना चाहिए, एंड सबसे बड़ी बात हमको ये चीज़ याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो खुद से अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर देंगे एज आर्बिट्रेटर। वो उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जिनको जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो रिकमेंड करेंगे। ओके, एंड वही इंस्टीट्यूट्स को आप पूछोगे यहाँ पे जो कि रिकॉग्नाइज्ड है। ओके, यानी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं के थ्रू आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाओगे। तो यही चीज हमको समझनी है बस इसमें। अब इसमें एक और चीज बोली गई है कि अगर जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो खुद भी बहुत डिले कर रहे हैं एक अपॉइंटमेंट करने के लिए, इन दैट केस आप जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो एक पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स को हमेशा रेडी रखेगी, एंड उस पैनल में से फिर आप किसी भी आर्बिट्रेटर को बोल सकते हो कि आप आइए एंड इस केस में आप डिसीजन दीजिए, इस केस में आप प्रोसीडिंग्स को चलाइए। ओके, अब जो इसका सब क्लॉज 13 है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये चीज बोली गई है कि जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो कितने टाइम में खत्म होना चाहिए। इसमें बोला गया एन एप्लीकेशन मेड अंडर दिस सेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स shall be disposed of by the Supreme Court or the High Court or the person as institution designated by such court, as the case may be, as expeditiously as possible, and an endeavor shall be made to dispose of the matter within a period of 60 days from the date of service of notice. तो 60 दिन के अंदर अंदर ये जो अपॉइंटमेंट की प्रोसीडिंग्स हैं ये खत्म होनी चाहिए। ओके, अब जो इसका क्लॉज 14 है वो बोलता है कि जो भी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को पैसे देने हैं वो कैसे डिसाइड होंगे, कितने पैसे देने हैं, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इसके बारे में हमारा 4th शेड्यूल बोलता है। एंड जो भी वहां पे रूल्स गिवन है उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग फीस डिसाइड होगी आर्बिट्रेटर्स की। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 11A के ऊपर। ये बोलता है कि अगर आपको 4th शेड्यूल को अमेंड करना है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 4th शेड्यूल को अमेंड कर सकती है। हमने पढ़ा था कि 4th शेड्यूल में आर्बिट्रेटर्स की जो फीस है उसके रिगार्डिंग रूल्स गिवन है। ओके, ये चीजों को याद रखनी प्रीलिम्स के हिसाब से। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 12 के ऊपर। इसमें बात करी गई है ग्राउंड्स फॉर चैलेंज के बारे में
यानी कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर एक आर्बिट्रेटर को आप हटवा सकते हैं। इसका सब क्लॉज 1 ये बोलता है कि एक आर्बिट्रेटर को ये चीज रिटर्न में देनी पड़ेगी कि ऐसा कोई भी सर्कमस्टांस नहीं है जहां पे ये जो पर्सन है ये किसी भी पार्टी से रिलेटेड है। इसका सब क्लॉज यही बोलता है कि इसको बताना पड़ेगा कि अगर कोई भी बायस है, कोई भी इसका रिलेशन है किसी भी पार्टी से, तो इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफ इट डजंट डिस्क्लोज देन इट इज नॉट प्रॉपर। ओके, अब इसका सब क्लॉज 12 जो है वो ये बोलता है कि ये जो आर्बिट्रेटर है इनको ये चीज भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि इनके पास पूरा टाइम है टू एक्चुअली कंडक्ट दिस प्रोसीडिंग्स। 12 महीने के अंदर अंदर इन प्रोसीडिंग्स को खत्म करना है, तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस आर्बिट्रेटर को कि मेरे पास इतना टाइम है कि 12 महीने में ये प्रोसीडिंग खत्म हो जाएंगी। ओके, अब हम आते हैं क्लॉज 3 के ऊपर। इसमें बोला है कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जहां पे आर्बिट्रेटर की जो अपॉइंटमेंट है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। अब जो क्लॉज 3 है एंड क्लॉज 1 है इसमें ये डिफरेंस है कि क्लॉज 3 में पार्टी चैलेंज कर रही है, लेकिन क्लॉज 1 में जो आर्बिट्रेटर था वो खुद से वो डिस्क्लोज कर रहा था कि ये ग्राउंड जो हैं ये राइज नहीं हो सकते हैं, मैं बायस नहीं हूं और मेरे पास सफिशिएंट टाइम है इन प्रोसीडिंग्स को खत्म करने का। तो वो जो आर्बिट्रेटर है वो खुद से डिस्क्लोज कर रहा था, लेकिन क्लॉज 3 में पार्टी चैलेंज कर रही है। अब सब क्लॉज ये बोलता है कि पार्टीज इस ग्राउंड में चैलेंज कर सकती है कि जो हमारा आर्बिट्रेटर है ये बायस्ड है, ओके, इम्पार्शियल नहीं है ये। ऑन दिस ग्राउंड हिज अपॉइंटमेंट कैन बी चैलेंज्ड। सब क्लॉज 2 इसका ये बोलता है कि अगर आज जो हमारा आर्बिट्रेटर है इसके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है इस मैटर को डिसाइड करने के लिए, ऑन दैट ग्राउंड एज वेल हिज अपॉइंटमेंट कैन बी चैलेंज्ड। सपोज मैटर कंस्ट्रक्शन का मैटर है और जो आर्बिट्रेटर है उनको कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज ही नहीं है। इन दिस केस हिज अपॉइंटमेंट कैन बी चैलेंज्ड, ओके, बिकॉज उनको नॉलेज ही नहीं है इस मैटर की, तो वो डिसीजन कैसे देंगे? उनके पास कोई पब्लिक स्टाफ नहीं है जो उनकी हेल्प कर दे। अगर कोर्ट में आप जाते हैं तो कोर्ट में तो आपके पास काफी सारा पब्लिक स्टाफ होता है जहां पे आपको हेल्प हो जाती है टू डिसाइड देयर मैटर। लेकिन ये तो प्राइवेट एक मैटर चल रहा है, प्राइवेट डिस्प्यूट चल रहा है, एंड यहाँ पे आपके पास कोई भी पब्लिक स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा। एंड दैट इज वाई आपको डिस्प्यूट के बारे में थॉरो जानकारी होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर में आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड दैट इज वाई जो हमारे आर्बिट्रेटर्स हैं वो काफी टाइम हम देखते होंगे कि स्पेशलिस्ट हैं, डोमेन स्पेशलिस्ट होते हैं वो, ओके। अब ये जो क्वालिफिकेशंस हैं ये पार्टीज एग्रीमेंट में ही तय कर लेती है। सपोज एग्रीमेंट में पार्टी ने लिखा हुआ है कि जो हमारे आर्बिट्रेटर होंगे ये सिर्फ साइंटिस्ट ही हो सकते हैं, इनको साइंटिस्ट होना पड़ेगा तभी ये अपॉइंट हो सकते हैं। आगे जाके अगर साइंटिस्ट अपॉइंट नहीं होते हैं, इन दैट केस हिज अपॉइंटमेंट कैन बी चैलेंज्ड। तो हमें सेक्शन नंबर 12 में इन्हीं चीजों के बारे में ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 13 के ऊपर। ये बात करते हैं चैलेंज के प्रोसीजर के बारे में। इसका जो क्लॉज 1 है वो ये बोलता है कि जो प्रोसीजर करने का चैलेंज है ये पार्टीज खुद से डिसाइड कर सकती है कि हम किस वे में आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा इसका, ये पार्टीज खुद डिसाइड करेगी। अब जो इसका क्लॉज 2 और क्लॉज 3 है वो ये बोलता है कि अगर पार्टीज ने ऐसा कोई प्रोसीजर डिसाइड नहीं करा हुआ है, इन दैट केस क्या होगा कि 15 डेज के अंदर अंदर, यानी जब आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसके 15 डेज के अंदर अंदर पार्टी को अप्रोच करना पड़ेगा टू द ट्रिब्यूनल, एंड ट्रिब्यूनल को वो चैलेंज कर देगा कि आप जो है आपके अपॉइंटमेंट को मैं चैलेंज करता हूँ। इन दिस केस ट्रिब्यूनल जो है वो खुद की अपॉइंटमेंट के लिए खुद ही डिसीजन लेगी कि क्या ये जो अपॉइंटमेंट है ये प्रॉपर है या फिर नहीं है। इस चीज का डिसीजन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल खुद ही लेगी। ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे जाके सेक्शन नंबर 16 में, ओके। अब जो उसका क्लॉज 4 है वो ये बोलता है
कि अगर ट्रिब्यूनल ये चीज डिसाइड करती है कि चैलेंज का ग्राउंड गलत है, वो ये डिसाइड करती है कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन है इस केस को सुनने की, इन दिस केस जो ट्रिब्यूनल है वो मैटर को पूरा सुनेगी एंड फिर उसके ऊपर वो डिसीजन दे देगी। अब जो इसका क्लॉज 6 है वो ये बोलता है कि अगर कोर्ट डिसाइड करता आगे जाके कि भाई ट्रिब्यूनल के पास तो जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं इस केस को सुनने की, तो वहां पे जो हमारे आर्बिट्रेटर हैं उनको कितनी फीस मिलेगी, इस चीज का जो डिसीजन है वो कोर्ट ही कर देगा। ओके